हेलो एवरीवन, परीक्षा दिन 2024 कक्षा हिंदी क्लास 10th है। आदर्श प्रश्न पत्र सेट, इसके 2 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेस टाइम मोर स्टडी सॉलिड बेस गेन मार्क्स के लिए आप जुड़ सकते हैं इजी लर्निंग विथ अनुपमा ताम्रकर। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 19 ले रहे हैं। क्वेश्चन है, आपके पास निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। क्या है? आषाढ़ की रिमझिम है, रिमझिम मतलब बरसात है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चला रहे हैं तो कहीं रोशनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्तर तरंग झंकार सी कर रही है। यह क्या है और यह कौन है? इस गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखना। देखिए, संदर्भ लिखना, प्रसंग और व्याख्या। संदर्भ तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये किस पाठ का है, ठीक है, और किस विषय में लिखा जा रहा है। यह है आषाढ़ की रिमझिम। जो आषाढ़ की रिमझिम मतलब हल्का हल्का जो पानी है, उसमें समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा, मतलब जो पूरा गांव है, मेड़ जो होती है उसमें पानी भरा हुआ है। तो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, धान को रोपते हैं। कहीं रोपनी हो रही है तो धान के पानी से भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, ठीक है। तो समूचा गांव क्या है, खेतों में आ पड़ा है। उधर की जो औरतें हैं वो कलेवा मतलब होता है नाश्ता, मतलब खाना लेकर वे अपने अपने घर के लोगों के लिए खाना लेकर मेड़ पर बैठी हुई है। आसमान बादल से घिरा है और धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवई चल रही है। देखिए, तो ये है आपके पास संदर्भ। संदर्भ आपका कैसा होगा? ये है, संदर्भ इस तरीके से लिखेंगे। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के बाल गोविंद पाठ से लिया गया है और इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। क्या है? लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी है और गद्यांश कौन सी? पाठ्य पुस्तक बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है। लेखक यहाँ कहते हैं कि आषाढ़ का महीना है और आषाढ़ के महीने में रिमझिम बरसात होती है। ऐसे में मौसम बहुत सुंदर होता है और खेतों में पानी भर जाता है और इसी समय धान की क्या हो जाती है, रोपाई मतलब धान को बोना शुरू हो जाता है। तो जो गांव के लोग हैं वह अपने खेत में हल चलाते हुए दिखते हैं, अपने खेत में धान की रोपाई करते हैं। बच्चे उस पानी में उछलते कूदते नजर आते हैं, अटखेलियाँ करते हैं और गांव की औरतें जो होती हैं वो अपने घर के लोगों को खाना लेकर आकर मेड़ पर बैठी होती हैं, ठीक है, ताकि खेतों में काम कर रहे अपने लोगों को वो खाना खिला सके। और आसमान बादल से घिरा और धूप का नाम नहीं है। आसमान में रिमझिम जो है बादल दिखाई दे रहा है, मतलब हल्का हल्का पानी बरस रहा है, धूप का कोई नाम नहीं है और ठंडी, बहुत ही अच्छी और ठंडी पुरवई यानी हवा चल रही है। ऐसे समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी कि यह क्या है। इतने सुंदर वातावरण में कानों में संगीत की लहर की भांति कोई आवाज़ हमको सुनाई देती है। मतलब मौसम इतना सुहाना है कि हमें कानों में ऐसा संगीत सुनाई देता है जो पूछ रहे हैं कि यह क्या हो रहा है, यह कौन लोग हैं जो इतने उत्साह से खेतों में काम कर रहे हैं। मतलब खेत जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही उत्साहपूर्वक खेतों में काम कर रहे हैं, बच्चे उछलते कूदते। तो एक मधुर झंकार हमारे कानों में सुनाई देती कि ये कौन लोग हैं और जो इतने उत्साह से खेतों में काम कर रहे हैं। अब विशेष क्या है, धान की रोपाई का बड़ा ही सजीव अंकन हुआ, वर्णनात्मक शैली है। मतलब ये पूरे ही मौसम का सुंदर वर्णन किया गया है। इसलिए शैली कैसी होगी इसकी? वर्णनात्मक शैली एवं सरल है, सुबोध है और भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये था आपके पास गद्यांश। नेक्स्ट है आपके पास काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है, उसी की थापू पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। आनंद कानन यानी होता है वन। सबसे बड़ी आनंद कानन मतलब आनंद की नगरी है काशी। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर और तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा है, जो हमेशा दो कौमों को एक होने कि आपस में भाईचारे के साथ प्रेरणा देती है। तो इसका भी हमको क्या लिखना है? संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना है और इसकी व्याख्या करनी है। चलिए, ये है आपके पास जो है काशी आज भी संगीत है। तो इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नौबत खाने इबादत नामक पाठ से ली गई है। इसके जो लेखक है यतीन्द्र मिश्र हैं। क्या है? यतीन्द्र मिश्र है, ठीक। लेखक का हमको संदर्भ में क्या लिखना है?
की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नौबत खाने में इबादत नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र। प्रसंग क्या है, यहाँ जो काशी है, काशी जो नगरी है वो कैसी है, आनंद की, आनंद कानन मतलब आनंद की नगरी वन बताया गया है जहाँ सद्भाव और भाईचारा पाया जाता है। सद्भाव और भाईचारा क्यों क्यों कहा गया है, ये आपके पास एक क्वेश्चन उठता है कि सद्भाव और भाईचारा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह खां है उनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कौमों को एक होने का और आपस में भाईचारे के साथ रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसलिए हमारे पास जो प्रसंग है यह है काशी का आनंद कानन बनाया गया और सद्भाव और भाईचारे का वहाँ पाया जाता है। लेखक क्या कहते हैं कि काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है और उसी थापों पर सोती है। मतलब लेखक काशी को संगीत की नगरी कहते हैं। काशी में मंगला आरती और अजान, मंगला आरती मतलब सुबह की जो आरती होगी वो मंगला आरती कहलाएगी और अजान जो सुबह होती उस पर काशी जागती है। मतलब इन दोनों की ही आवाज़ से काशी जागती है और यहाँ संगीत की सरस यानी मधुर ध्वनियाँ गूंजती रहती हैं। इससे यहाँ से वातावरण में सरसता आती है, मधुरता आती है। इससे यहाँ के वातावरण में सरसता मधुरता आती है। और शाम के समय संगीत की जो महफिलें जमती हैं उससे बागों की थापों के बीच ही काशी के निवासी सोते हैं। मतलब शाम के समय जब संगीत की पूरी महफिल जमेगी तो जो उसके बाग यंत्र हैं उससे क्या होता है, काशी सोती है। मतलब जो काशी के लोग हैं वो जागते भी स्वरों से हुए हैं और सोते भी स्वरों से ही हैं। शाम का जीवन सुख देने वाला है और मृत्यु भी मंगलकारी है। यहाँ पे जो मृत्यु होती है, बोलता है ना कि मृत्यु उसी संगीत के स्वर पर जागती है और थापों पर सोती। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। मतलब मरण जो है वहाँ पे भी मृत्यु भी मंगलकारी है। जीवन और मरण दोनों आनंददायक होने के कारण काशी को लेखक जो है वो आनंद कानन, आनंद का वन कहा जाता है। मतलब खुशियों का वन कहा जाता है। कारण काशी को क्या कहा जाता है, आनंद कहा जाता है। सुख प्रदान करने वाला वन है काशी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि काशी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे अमूल्य हीरा मिला जिसे लय और स्वर की शिक्षा देने वाला महत्वपूर्ण कार्य किया है। बिस्मिल्लाह खां जीवन भर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने सदैव एकता और सद्भाव पर जोर दिया। इसमें विशेष क्या है, देखिए काशी का महत्व अंकन हुआ है। बिस्मिल्लाह खां ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया है। सो भाईचारे की भावना का उल्लेख हुआ और भाषा कैसी है इसकी, सरल और सुबोध है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। लिखने का ढंग आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अभी तक जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे आपको हर सब्जेक्ट के IMP मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके पास से है, निम्नलिखित में किसी एक को विज्ञापन तैयार कीजिए। स्पेशली ये जो एक विज्ञापन का वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ निम्नलिखित अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर दीजिए। क्या है, कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है। देखिए ये जो है इसको आप पहले बहुत अच्छे से एक बार बिना सोचे समझे रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर एक एक लाइन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं तो डायरेक्ट आपको समझा रही हूँ। कई लोग समझते हैं अनुशासन और स्वतंत्र। अनुशासन मतलब किसी नियमों का पालन करना, ठीक है। तो यदि हमको किसी नियमों के तहत कार्य करना पड़ता है तो कई लोग क्या समझते हैं कि यह हमारी स्वतंत्रता, जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता में विरोध है। किंतु वास्तव में यह सत्य नहीं है, यह भ्रम है। क्योंकि अनुशासन के द्वारा स्वतंत्रता नहीं छीनी जाती। और यदि हम किसी चीज़ में अनुशासित रहते हैं तो ये नहीं कि हमको हमारी स्वतंत्रता, हमारी फ्रीडम छीनी जा रही, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। जैसे सड़क पर यदि हम बीच रास्ते से चलेंगे तो दूसरे लोग को भी परेशानी होगी और हमें भी परेशानी होगी। तो स्वतंत्रता जो है वो दूसरों की रक्षा करती है और हमारी भी रक्षा करती है, ठीक। यहाँ हमें बाएं तरफ से चलना चाहिए, किंतु चाहे हम बीच में चल सकते हैं, इससे हम अपने प्राण तो संकट में डालते ही हैं और दूसरों को ही स्वतंत्रता भी छीनते हैं। विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता है। विद्यार्थी है जो स्टूडेंट है, ठीक है। भावी राष्ट्र निर्माता मतलब भविष्य के जो है राष्ट्र निर्माता हैं, ठीक। हम बोलते हैं ना कि हम युवा के ही उसमें कंधों पर भविष्य टिका हुआ है। तो इसलिए विद्यार्थी भारत की क्या है, भावी राष्ट्र निर्माता है। उन्हें अनुशासन के गुणों का अध्ययन अभी से करना चाहिए जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सके। यदि आप अनुशासित नहीं होंगे, अनुशासन हर चीज़ में होता है, समय पे होता है, शिक्षा पे होता है, अपनी खुद की आदतों पे होता है, तो आपको अनुशासित तो रहना ही पड़ेगा। यदि आप अनुशासन के गुणों का अभ्यास नहीं करेंगे तो भारत के सच्चे सपूत नहीं कहलाएंगे।
उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक अनुशासन है, अपन 10 अनुशासन ही है, और उपयुक्त गद्यांश का सारांश आप जिस तरह मैंने समझाया उस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक। दूसरा है आपको नर हो निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। नर हो, नर मतलब मनुष्य हो, इंसान हो। ना निराश करो मन को, अपने मन को व्यथित ना करो, निराश मत करो, दुखी मत करो। क्या करो? कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो समझो, यह व्यर्थ ना हो। अब जग में रहकर कुछ नाम करो, आप ऐसा काम करो कि ऐसा अच्छा कोई काम करो कि जग में आपका क्या हो, नाम हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ में समझो, जिससे यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो न मन को, नर हो निराश करो न मन को। कुछ उपयुक्त करो मन को, कुछ तो उपयुक्त मतलब कुछ ऐसा तो अच्छा करो जिससे आपके मन को अच्छा लगे या मन को, और हमारा जो जीवन है वो क्या जाए, व्यर्थ ना जाए। जीवन क्या हो जाएगा, व्यर्थ ना जाए। नर हो निराश करो न मन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो अपने मन को निराश मत करो, दुखी मत करो। आपको मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो मनुष्य को आशा में रहकर अच्छा काम करना चाहिए जगत में। आदमी का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, आदमी का जन्म इस उद्देश्य से हुआ कि आपका जन्म व्यर्थ ना हो, संसार में कुछ अच्छा काम करो। ठीक। इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक कुछ भी नर हो निराश ना करो मन को, ये अपन इसका शीर्षक भी दे सकते हैं। तो देखिए ये इसका इस तरीके से ये लिखा हुआ है। ठीक। आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं, जो मैंने समझा है वो भी आप लिख सकते हैं। और ये भी है कविता है ये, तो आपको जैसा भी समझ में आया हो आप इसका भी लिख सकते हैं। और जो आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी सब प्रश्न है, इसको पढ़ने के बाद जो भी आता है वह भी आप अपने तरीके से लिख सकते। ये है बाकी के क्वेश्चन, ये है, ये पर्टिकुलर एक एक वीडियो है इसका, आप इसमें से ये पत्र को। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो पे हिंदी का ही कुछ अच्छा लेकर।